मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की विधि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय द्वारा टाइम टेबल जारी किया गया था, वो टाइम टेबल अचानक ही परीक्षाएं निरस्त होने का विश्वविद्यालय संदेश प्राप्त हुआ है। तो आप वर्तमान में असमंजस की स्थिति में होंगे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़े, सेकंड सेमेस्टर की पढ़े, लेकिन ये चूंकि ये एक महामारी है, इसमें आप लोग कुछ कर सकते हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। परंतु हम चूंकि आप लोगों ने अभी सेकंड ईयर में प्रवेश ले लिया है, तो हम सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट हमारी चलेगी उनका निरंतर अध्ययन हमको करना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर भारतीय दंड संहिता का अध्ययन करवाऊंगा। भारतीय दंड संहिता 1860 का एक अधिनियम है, जो कि लॉर्ड मेकाले एक अंग्रेज थे। उस लॉर्ड मेकाले के द्वारा इस कानून को बनाया गया। यह अधिनियम 1862 से संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता एक अधिनियम है जो अपराधों का वर्गीकरण करता है और उनकी परिभाषा विहित करता है, उनके लिए दंड विहित करता है और उन आपराधिक दशाओं को बताता है जिनमें आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित तत्व है। अपराधों का वर्गीकरण, कौन सा कार्य अपराध कहलाता है, यह अपराधों के लिए दंड विहित करता है और इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अर्थात दंड विहित करता है, अपराध की परिभाषा बताता है और वर्गीकरण करता है। दंड संहिता में इस तरह से दंडों के बारे में बताया गया है। अब सेकंड बात है कि इस अधिनियम को एक्ट क्यों कहा जाता है। इस अधिनियम को एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संहिताकारी कानून है। एक लिखित, ऐसा कोई लिखित अधिनियम या लिखित कानून जो कि संहिताकारी हो, उसको हम अधिनियम कहेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि अपराध क्या है। व्हाट इज ऑफेंस। अपराध शब्द की संकल्पना भिन्न भिन्न है। अपराध का तात्पर्य है ऐसा कोई कार्य या कार्यलोप जो कि विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। अपराध, अपराध शब्द की संकल्पना भिन्न भिन्न है। अपराध का तात्पर्य है कि ऐसा कोई कार्य जिसे प्रवर्तन विधि के द्वारा जैसे दंडनीय घोषित किया गया हो, हम ऐसे कार्य को अपराध कहेंगे। दंडिक दायित्व को तय करने के लिए हम दो तत्व काम में लेते हैं। एक है आपराधिक मनस्थिति और दूसरा है आपराधिक कार्य, अर्थात मेंसरिया और एक्ट, आपराधिक कार्य। फर्स्ट है आपराधिक मनस्थिति, मेंसरिया। भारत में आपराधिक मनस्थिति की संकल्पना अंग्रेजी दंड विधि से आई है। आपराधिक मनस्थिति को अंग्रेजी दंड विधि में हम मेंसरिया कहते हैं और अंग्रेजी दंड विधि में अपराध जो है वो दंड की आधारशिला माना गया है। ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो आपराधिक मनस्थिति से नहीं किया गया हो। अर्थात दूसरे शब्दों में आपराधिक मनस्थिति के बिना किया गया कृत्य अपराध नहीं होता है। यह दंड विधि का सुस्थापित नियम है, लेकिन आपराधिक मनस्थिति की जो संकल्पना है वह अपने आप में संकीर्ण संकल्पना नहीं है, अर्थात संपूर्ण संकल्पना नहीं है। यह एक संकीर्ण संकल्पना है क्योंकि आपराधिक मनस्थिति की संकल्पना व्यक्ति की
विशेष मानसिक दशा का परिचायक है। इसलिए इसका मूल जो संबंध है वो दुश्मनी के तत्व के साथ है अर्थात दुर्भावना के तत्व के साथ है। भारतीय दंड संहिता को बनाने वाले यद्यपि अंग्रेज लोग थे, लेकिन वे जान चुके थे कि अपराध भावना की संकल्पना एक संकीर्ण संकल्पना है। यह एक विशेष प्रकार की मानसिक दशा से संबंध रखती है, जिसका संबंध दुर्भावना से हो सकता है। इसलिए संपूर्ण दंड संहिता में कहीं पर भी आपराधिक मनस्थिति शब्द लिखा हुआ नहीं है। दंड संहिता बनाने वालों ने आपराधिक मनस्थिति शब्द को शामिल नहीं किया, बल्कि भारतीय दंड संहिता में इस संकल्पना को विभिन्न शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जैसे हेतुक, आशय, स्वेच्छा, बेईमानी से, कपट पूर्वक, सद्भावना पूर्वक इत्यादि। हेतुक अर्थात मोटिव क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सबसे पहले उसके मन में हेतुक उत्पन्न होता है, अर्थात जो किसी व्यक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम मोटिव कहते हैं। आशय वह माध्यम है जिसके द्वारा हेतु की प्राप्ति की जाती है। भारतीय दंड संहिता की अधिकतम धाराओं में आशय शब्द दिया गया है। दंड संहिता में सबसे पहला जो शब्द है वो है आपराधिक आशय। दूसरा शब्द है भारतीय दंड संहिता में वो है विद नॉलेज अर्थात ज्ञान से। विधि यह उपधारणा करती है कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि उस कार्य के क्या परिणाम होंगे। इसलिए भारतीय दंड संहिता में दूसरा शब्द के ज्ञान से काम में लिया गया है। कहीं कहीं पर आशय और हेतु को सम्मिलित करते हुए तीसरा शब्द काम में लिया गया है स्वेच्छा से। कब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करते हुए कहा जाएगा? जब कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक, आशय पूर्वक या ज्ञान से कार्य करता है तो कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से कार्य कर रहा है। भारतीय दंड संहिता में एक अन्य शब्द है बेईमानी से। कब कोई व्यक्ति बेईमानी से कार्य करते हुए कहा जाएगा? कोई व्यक्ति बेईमानी से कार्य करते हुए तब कहा जाएगा जब वह किसी को सदोष लाभ अथवा सदोष हानि प्राप्त करने का आशय से कार्य करता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता बनाने वालों ने एक शब्द कपट पूर्वक काम में लिया है। कब कोई व्यक्ति कपट पूर्वक कार्य करते हुए कहा जाएगा? जब कोई व्यक्ति कपट के आशय से कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि वह कपट पूर्वक कार्य कर रहा है। भारतीय दंड संहिता में एक अन्य शब्द काम में लिया गया है और वह है सद्भावना पूर्वक। कब कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कार्य करते हुए कहा जाता है? विधि कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक कार्य करना चाहिए और कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कार्य करते हुए तब कहा जाएगा जब वह सम्यक सतर्कता से और ध्यान से कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति सद्भावना कार्य नहीं करता है तो हम कहते हैं कि उसे उपेक्षा से कार्य कर रहा है या उतावले से कार्य कर रहा है। प्रोफेसर विनफील्ड ने लिखा है कि सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन उपेक्षा है, जिसकी वजह से किसी को क्षति होती है। भारतीय दंड संहिता बनाने वालों ने असावधानी से किए गए कार्य को भी अपराध माना है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी कभी ऐसे कार्यों में दंड विहित किया जा सकता है जिसमें कार्य असावधानी से किया गया हो, चाहे आपराधिक मनस्थिति उपस्थित नहीं हो। धन्यवाद।